हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये है MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का टॉपिक। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनको इंक्लूड किया है जो ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इनमें से किसी एक पे भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। एक्चुअल में जो ये टॉपिक्स आज हम कवर कर रहे हैं ये हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। जब हम सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो क्या फैक्टर्स हमें प्रभावित करते हैं, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निटिव स्टाइल पे बच्चों शॉर्ट नोट का क्वेश्चन भी आता है और कई बार इस पे एक्सप्लेन क्वेश्चन भी आ जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। What is cognitive style? Cognitive style refers to a recurring pattern of perceptual and intellectual activity. Culture provides people with a range of cognitive styles that are appropriate for different cognitive tasks in different contexts. सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है cognitive जो word है, जो cognitive शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या है। बच्चों कॉग्निटिव का मतलब है दिमाग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। जो हम जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हमारी मानसिक क्षमता जहाँ पे यूज़ हो रही है रिकरिंग पैटर्न में, मतलब कि बार बार सेम पैटर्न दोहराया जा रहा है अलग अलग कंटेक्स में, अलग अलग कॉग्निटिव टास्क के लिए, वो उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव स्टाइल। तो जो कल्चर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को अलग अलग तरह के कॉग्निटिव स्टाइल जो उनको काम आते हैं अलग अलग कॉग्निटिव टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। Psychological anthropologists have attempted to compare cognitive styles cross culturally. So काफ़ी ऐसे साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग कल्चर्स के जो कॉग्निटिव स्टाइल्स हैं उनको कंपेयर करने की कोशिश की है। सम हैव आर्ग्यूड दैट द स्टाइल्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑफ ग्रुप्स कैन बी लोकेटेड ऑन अ कॉन्टिन्यूम बिटवीन अ ग्लोबल स्टाइल एंड एन आर्टिकुलेटेड स्टाइल. People who use a global style tend to view the world holistically. They see first a bundle of relationships and only later the bits of pieces that are related. They are said to be field dependent. By contrast, people who use an articulated style tend to break up the world into smaller and smaller pieces, which can then be organized into large chunks. They also tend to see a sharp boundary between their own bodies and the outside world. बच्चों यहाँ पे दो तरह के स्टाइल्स की बात हुई है, एक है ग्लोबल स्टाइल और दूसरा है आर्टिकुलेटेड स्टाइल। यहाँ पे ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग ग्लोबल स्टाइल यूज़ करते हैं वो पूरे दुनिया को हॉलिस्टिकली, मतलब कि एक यूनिट देखते हैं। वो सबसे पहले एक बंडल ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं और बाद में उसको पीसेस में देखना शुरू करते हैं और उनको आपस में रिलेट करते हैं। तो इनको कहा जाता है फील्ड डिपेंडेंट। अगर हम दूसरी तरफ बात करें आर्टिकुलेटेड स्टाइल की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग आर्टिकुलेटेड स्टाइल फॉलो करते हैं वो वर्ड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं और बाद में उन स्मॉलर पीसेस को मिला के एक लार्ज चंक बनाते हैं। इसीलिए ये जो लोग होते हैं ये अपनी ओन बॉडीज़ को भी एक शार्प बाउंड्री में रखते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से अलग रखते हैं। पीपल यूजिंग एन आर्टिकुलेटेड स्टाइल आर एबल टू कंसिडर वॉट एवर दे हैपन टू बी पेइंग अटेंशन टू अपार्ट फ्रॉम इट्स कंसेप्ट, सो आर सेट टू बी फील इंडिपेंडेंट। ये जो लोग होते हैं जो आर्टिकुलेटेड स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ों को अटेंशन देके जो भी उसका रिज़ल्ट होता है, जो भी कंटेक्स्ट होता है, उसको समझते हैं और इसीलिए इनको फील्ड इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ये जो हमने दोनों देखे फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल्स के बारे में। कॉग्निटिव स्टाइल जो है उनको फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें से पहला आ जाता है फील्ड डिपेंडेंस एंड फील्ड इंडिपेंडेंस। Field dependence is a cognitive style wherein a person is unable to distinguish between an event and the context in which it appears. The vice versa of the field dependence is field independence. A person possesses an ability to distinguish between an object or event and its context. जैसे कि हमने अभी पढ़ा वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फील्ड डिपेंडेंस स्टाइल है उसमें क्या होता है, एक पर्सन जो होता है वो एक इवेंट और उसका कंटेक्स्ट जो होता है उसको डिस्टिंग्विश करने में अनेबल होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फील्ड इंडिपेंडेंस की बात करें तो वहाँ पे पर्सन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक ऑब्जेक्ट और इवेंट को उसके कंटेक्स्ट से डिस्टिंग्विश कर पाए। सेकंड है रिफ्लेक्शन एंड इम्पल्सिविटी। दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल मार्क्स द डिग्री टू विच अ चाइल्ड कैन रिफ्लेक्ट और रिएक्ट अपॉन अ प्रॉब्लम। यहाँ पे बात हुई है रिफ्लेक्शन की और इम्पल्सिविटी की।
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉग्निटिव स्टाइल है जो ये डिग्री मार्क करता है कि जो एक बच्चा है या एक पर्सन है, वो किसी प्रॉब्लम को लेके कैसे रिएक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। क्या वो उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बारे में सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका क्या सॉल्यूशन है, या फिर वो इम्पल्सिवली बिहेव करेगा और हेस्ट में डिसीजन लेगा। Categorization style. It is an ability of a person to organize or classify different information, things or objects. So ये थर्ड स्टाइल है। इसमें होता है कि पर्सन के अंदर जो ये फॉलो करते हैं उन लोगों में एबिलिटी होती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज और क्लासीफाई करने की, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को, थिंग्स को और ऑब्जेक्ट्स को। सो ये तीनों जो हैं ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव स्टाइल्स हैं। सो कॉग्निटिव स्टाइल हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकंड फैक्टर जो हमारा आता है दैट इज़ पर्सनालिटी फैक्टर। रिव्यू ऑफ रिसर्च ऑन द रोल ऑफ पर्सनालिटी। अ नंबर ऑफ थ्योरीज होल्ड A number of theories hold that personality factors significantly influence the degree of success that individuals achieve in learning a second language. So पर्सनैलिटी की जहाँ तक बात करते हैं तो अलग अलग थ्योरीज़ ये बताती हैं कि जो हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर है वो हमारा जो सक्सेस है इंडिविजुअल्स का सेकेंड लैंग्वेज अचीव करने में, एक्वायर करने में, उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सम फीचर्स ऑफ द लर्नर्स पर्सनैलिटी माइट एनकरेज और इनहिबिट सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। और ये इस अजम्पशन पे बेस है कि जो एक फीचर्स होते हैं एक लर्नर्स की पर्सनालिटी के, वो या तो उसकी लर्निंग को इनकरेज कर सकते हैं या फिर इनहिबिट कर सकते हैं, या तो बढ़ावा दे सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। बाय एनहांसिंग सर्टेन फेसेट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग वाइल इम्पीडिंग अदर्स। और ये कैसे करेंगे? अगर इनकरेज करेंगे तो मतलब कि कुछ ऐसे फेसेट जो हैं लैंग्वेज लर्निंग के उनको एनहांस कर रहे हैं या फिर इम्पीड कर रहे हैं। We are going to illustrate it in detail. Personality of a person really plays an important role in the learning of second language. So personality जो है एक person की वो बहुत ही important role play करती है second language learn करने में. Many researchers like Pim Sleur and Bartz have shown it through their intensive researches. So ये काफ़ी researches में दिखाया गया है. In 1964, Pim Sleur carried put a research in which he compared high school children and found that successful learner of second language exhibits personality traits like social conformity, tolerance for ambiguity, flexibility and extroversions. So जो एक ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की इन चीज़ों पर, पर्सनालिटी पर और सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने पर, तो उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों पर रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि जो बच्चे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, जिनके अंदर ज़्यादा टॉलरेंट थी, फ्लेक्सिबल थे, तो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल थे सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने में। नाइमन फ्रॉलिक and Stern in 1975 noticed that teachers have different opinion about different students. They view successful students as mature, confident and responsible. So उसके बाद ये कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नोटिस किया कि जो टीचर्स होते हैं उनके डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट ओपिनियन होता है। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको मैच्योर, कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल देखते हैं। Second language acquisition may be more difficult for some people due to certain social factors. One highly studied social factor impeding language development is the issue of extroverts versus introverts. सो इन्होंने ये बोला कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ सोशल फैक्टर्स की वजह से। जैसे कि एक सोशल फैक्टर जो आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को रोकने में वो है एक्सट्रोवर्ट्स वर्सेस इंट्रोवर्ट्स का। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, मतलब ज़्यादा आउटगोइंग लोग होते हैं, ज़्यादा बोलचाल करने वाले लोग होते हैं, वो सेकेंड लैंग्वेज ईज़िली एक्वायर कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, शाय पीपल होते हैं, इतनी जल्दी लोगों से बात नहीं कर पाते। वन पर्टिकुलर स्टडी डन बाय नाइमन रिफ्लेक्टेड दिस पॉइंट। और नाइमन के द्वारा एक पर्टिकुलर स्टडी हुई जिसने ये पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया। द सब्जेक्ट्स वर 72 कैनेडियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 8, 10 एंड 12 हु वर स्टडिंग फ्रेंच एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सो उन्होंने ये जो स्टडी अपनी की, ये 72 कैनेडियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे जिसमें ग्रेड 8 के भी बच्चे थे, 10 के भी थे और 12 के भी थे, और ये सब बच्चे सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे थे, फ्रेंच। Nyman gave them all questionnaires to establish their psychological profile, which also included a French listening test and imitation test. So Nyman ने उन्हें एक क्वेश्चनर दिया और जिससे कि वो अपने साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बना पाएँ, जिसमें फ्रेंच लिसनिंग टेस्ट भी था और एक इमिटेशन टेस्ट भी था। He found that approximately 70% of the students with higher grades would consider themselves extroverts.
सो उन्होंने देखा कि 70% के करीब जो बच्चे थे हायर ग्रेड्स जिनके थे, वो अपने आप को एक्सट्रोवर्ट्स बता रहे थे। एक्सट्रोवर्ट्स विल बी विलिंग टू ट्राई टू कम्युनिकेट इवन इफ दे आर नॉट श्योर दे विल सक्सीड। सो एक्सट्रोवर्ट जो थे वो बात करने के लिए विलिंग थे, जबकि वो इस चीज़ को लेके श्योर नहीं थे कि वो सक्सीड होंगे या नहीं होंगे, उन्हें सक्सेस मिलेगा या नहीं, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार थे। इंट्रोवर्जन हैज़ द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ नेगेटिवली अफेक्टिंग एसएलए। और इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनका ग्रेटर चांस होता है कि वो जो उनके रिजल्ट है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो, क्योंकि उनकी एक तो सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो शाय होते हैं। स्टूडेंट्स दैट आर अफ्रेड ऑफ एम्बैरसिंग देमसेल्फ बाय स्पीकिंग इनकरेक्टली और बाय नॉट बीइंग एबल टू स्पीक एट ऑल मे ट्राई टू अवॉइड अपॉर्चुनिटीज दैट वुड अदरवाइज एड इन देयर लर्निंग। सो क्या होता है, जो इंट्रोवर्ट्स हैं इनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे, गलत बोल देंगे तो हम अपने आप को एम्बैरस कर लेंगे, या फिर उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता बोलने का, तो उसकी वजह से जो ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं वो मिस कर देते हैं जो उनकी लर्निंग में हेल्प कर सकती हैं। Related to the extroversion distinction are the types of social skills involved in second language acquisition. Vesey studied 37 Canadian civil servants in an intensive French course, found a correlation between role playing and proficiency in listening comprehension and speaking skills. Role playing referred to the willingness of the student to take the part of a character in a dialogue or role play situation, with speech characterized by prosodic expressions or feelings appropriate to the context and by accompanying gestures and facial expressions. This could reflect extroversion, self confidence, and or satisfaction with the learning situation as well as general anxiety level. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सट्रोवर्ट्स की, कि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करने में जो उनका ये एक्सट्रोवर्जन है ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे वेस्ट, जिन्होंने 37 कैनेडियन सिविल सर्वेंट्स पे अपना रिसर्च किया जो इंटेंसिव फ्रेंच कोर्स में एनरोल थे। उन्होंने देखा कि रोल प्लेइंग में और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पीकिंग स्किल्स की प्रोफिशिएंसी में काफ़ी कोरिलेशन है। जैसे कि जो रोल प्ले होता है, रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले होता है कि जब हम कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, उसके डायलॉग्स जो होते हैं वो बोलते हैं रोल प्लेइंग सिचुएशन में। सो यहाँ पे ये देखा गया कि जो एक्सट्रोवर्ट्स थे वो ज़्यादा विलिंग थे ये रोल प्ले करने के लिए, जिससे कि उनका एक्सट्रोवर्जन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन दिखा उनकी लर्निंग सिचुएशन के साथ और उनके जनरल एंग्जाइटी लेवल के साथ। दो साइंटिस्ट थे, किंग, जिंजर एंड फैरल, जिन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए यूएस स्टूडेंट्स पर आफ्टर देयर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम इन फ्रांस इन 2003। दे फाउंड आउट दैट मैनी स्टूडेंट्स वुड अवॉइड इंटरेक्शन विद द नेटिव स्पीकर्स एट ऑल कॉस्ट वाइल अदर जम्प एट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक द लैंग्वेज। सो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे बच्चे थे यूएस में जो फ्रांस में रह के अब्रॉड प्रोग्राम करके आए थे 2003 में। जब उन्होंने उन स्टूडेंट्स से बात की तो उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बिल्कुल ही जो नेटिव स्पीकर्स थे, जो ऑलरेडी फ्रेंच स्पीकर्स थे, उनसे इंटरेक्शन बिल्कुल अवॉइड कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो खुद ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते थे, जंप करके आ रहे थे वो लैंग्वेज बोलने के लिए। दोज हु अवॉइडेड इंटरेक्शन वर टिपिकली क्वाइट रिजर्व पीपल और इंट्रोवर्ट। सो उन्होंने ये बताया कि जो ऐसे लोग थे जो इंटरेक्शन अवॉइड कर रहे थे वो काफ़ी क्वाइट और रिजर्व पीपल थे, या हम कह सकते हैं इंट्रोवर्ट्स थे। Therefore, if teachers correct mistakes and further embarrass shy students, it may isolate students even more. So इसलिए अगर एक टीचर जो है, अगर वो बच्चों की बार बार गलती पकड़ेगा और उन्हें एम्बेरस करेगा, जो शायद स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, तो वो स्टूडेंट्स अपने आप को और ज़्यादा आइसोलेट कर लेंगे। इंस्टेड रिपीटिंग बैक द करेक्टेड स्टेटमेंट अलाउज फीडबैक विदाउट अ डैमेजिंग स्टूडेंट्स ईगो। सो एज अ टीचर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ आंसर कर रहा है तो उसको हम इस तरह से करेक्ट करें कि उसकी जो स्टूडेंट की जो ईगो है उसको हार्म ना पहुँचे, वो डैमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मार्सिया सेज येस्टरडे आई गो टू द स्टोर विद माई मैट्रे, the teacher would respond, you went to the store with your mother yesterday. She has effectively provided corrected input while also continuing the conversation. यहाँ पे क्या हुआ कि एक बच्ची है मार्शिया, जिसने एक सेंटेंस बोला जिसमें उसने रॉन्ग ग्रामर का यूज़ किया, येस्टरडे आई गो टू द स्टोर विद माई माड्रे। टीचर ने उसे कहा, टीचर ने एज अ क्वेश्चन उससे पूछा, यू वेंट टू द स्टोर विद योर मदर येस्टरडे।
बच्चे को समझ भी आ जाएगा कि मैंने कहाँ गलती की है, और उसको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है या मुझे डांटा जा रहा है गलत बात पे. She has effectively provided correct input while also continuing the conversation. If a student shuts down after an outright correction, then opportunity for more input and practice has been lost. क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट को वहीं एट अ टाइम नेगेटिव कमेंट दे के करेक्ट करेंगे, तो जो स्टूडेंट है उससे जो हमें और आउटपुट मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा और प्रैक्टिस वहीं ख़त्म हो जाएगी. A number of theories and case studies that personality factors significantly influence the degree of success that individuals achieve in learning a second language. काफ़ी ऐसी थ्योरीज़ हैं जो ये बताती हैं कि पर्सनालिटी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है डिग्री ऑफ सक्सेस को जो हम सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने में अचीव करते हैं. स्पेशली लॉट्स ऑफ स्टडीज़ हैव शोन दैट एक्सट्रोवर्ट्स एक्वायर अ सेकेंड लैंग्वेज बेटर देन इंट्रोवर्ट्स. काफ़ी स्टडीज़ से ये पता चला है कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने में ज़्यादा बेटर होते हैं देन इंट्रोवर्ट्स. हाउ इज़ पर्सनैलिटी मेजर्ड? There have been many ways developed by psychologists to measure an individual's personality. Usually, a person is given a list of statements which he or she has to agree or disagree with on the scale of 5. That is not at all would be 1 and very often would be 5. The aggregate scored by the person marks his personality, but not all the traits of an individual's personality can be measured through the verbal statements of agreement and disagreement. काफ़ी ऐसे सारे वेज़ हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किए हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए. यूजुअली जिसमें क्या होता है कि पर्सन को एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट दी जाती है जहाँ पे उसे अग्री करना होता है या फिर डिसअग्री करना होता है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5. 1 का मतलब होता है नॉट एट ऑल एग्री, और 5 का होता है वेरी ऑफन. जो एग्रीगेट स्कोर बनता है उससे पर्सनैलिटी की जो मार्किंग है वो होती है. बट ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सारे ट्रेड्स जो है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के वो हम सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट्स में अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट देके नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम पर्सनालिटी को बेहतर जान सकते हैं. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज़ एटीट्यूड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये शॉर्ट नोट्स में बहुत आता है. अब इसको हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ एटीट्यूड? An attitude is a hypothetical construct that represents an individual's degree of like or dislike for an item. Attitudes are generally positive or negative views of a person, place, thing, or event. This is often referred to as the attitude object. People can also be conflicted or ambivalent toward an object, meaning that they simultaneously possess both positive and negative attitudes toward the item in question. यहाँ पे बात हुई है एटीट्यूड की. एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड बेटा एक ऐसा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है जो किसी भी इंडिविजुअल की डिग्री ऑफ लाइकनेस और डिसलाइकनेस बताता है किसी चीज़ के प्रति. एटीट्यूड जो है या तो इस एटीट्यूड में जनरली पॉजिटिव व्यूज़ होंगे किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या इवेंट को लेके, या फिर नेगेटिव व्यूज़ होंगे. और जिस भी चीज़ के बारे में ये एटीट्यूड देखा जा रहा है उसको कहा जाता है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो कॉन्फ्लिक्टेड और एम्बिवेलेंट होते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को लेके उनके कुछ पॉजिटिव व्यूज़ भी होते हैं और कुछ नेगेटिव व्यूज़ भी होते हैं. Attitudes are judgments. They develop on the ABC model: affect, behavior, and cognition. The affective response is an emotional response that expresses an individual's degree of preference for an entity. The behavioral intention is a verbal indication or typically behavioral tendency of an individual. The cognitive response is a cognitive evaluation of the entity that constitutes an individual's belief about the object. एटीट्यूड जो होते हैं ये जजमेंट्स होती हैं जो लोग किसी चीज़ के प्रति बनाते हैं. ये एक ABC मॉडल पे बेस्ड होता है जिसमें A मीन्स इफ़ेक्ट, B मीन्स बिहेवियर एंड C मीन्स कॉग्निशन. जब हम बात करते हैं ABC मॉडल की, तो अफेक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है वो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जब जो एक इंडिविजुअल की डिग्री ऑफ प्रेफरेंस बताता है उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस एंटिटी के लिए. सेकंड जो है बिहेवियरल इंटेंशन, वो होता है वर्बल इंडिकेशन या फिर टिपिकल एक बिहेवियरल टेंडेंसी उस इंडिविजुअल की कि वो उस ऑब्जेक्ट के प्रति किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है. और तीसरा होता है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, जो एक कॉग्निटिव इवैल्यूएशन करता है उस प्रोडक्ट की और जो भी ऑलरेडी इंडिविजुअल के जो बिलीव्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में उसके थ्रू.
Most attitudes are the result of either direct experience और observational learning from the environment. So जो जितने भी एटीट्यूड्स होते हैं ज़्यादातर रिजल्ट होते हैं या तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के या फिर जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है एनवायरनमेंट से उसके थ्रू. Review of research on the role of attitude. The attitude of the learner of the second language functions severely in the success or the failure of his learning. So एक learner का जो attitude है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए या उसका सेकेंड लैंग्वेज जैसे फंक्शन करती है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उसकी लर्निंग को सक्सेस और फेलियर बनाने में. The nature of his attitude could be towards his teacher or the language itself or towards the community or the group of people who speak that language. So ये जो attitude है ये उसके टीचर के प्रति भी हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव, या उस लैंग्वेज के प्रति भी हो सकता है या फिर उस कम्युनिटी के प्रति भी हो सकता है जो वो लैंग्वेज बोल रही है. Attitude towards learning of second language has been a matter of great concern among the researchers. After conducting a series of studies on the function of attitude in the learning of second language, Lambert and Gardner concluded that a friendly outlook towards the other group whose language is being learned can differentially sensitize the learner to the audiolingual feature of the language, making him more perceptive to the forms of pronunciation and accents than is the case for a learner without this open and friendly disposition. जैसे कि हमने भी देखा कि एक लर्नर का जो एटीट्यूड होता है उस लैंग्वेज के प्रति या उस ग्रुप के प्रति जो वो लैंग्वेज जहाँ बोली जाती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली उस लैंग्वेज को लर्न करने में. तो यहाँ पे यही बात है कि एक रिसर्चर्स के लिए एक ग्रेट कंसर्न था जो एटीट्यूड है लर्नर का टुवर्ड्स सेकेंड लैंग्वेज. काफ़ी स्टडीज़ के बाद लैम्बर्ट और गार्डनर जो थे उन्होंने कंक्लूड किया कि एक फ्रेंडली आउटलुक अगर है लर्नर का उस ग्रुप की तरफ जिसकी लैंग्वेज वो सीख रहा है तो वो लर्नर को सेंसिटाइज कर देता है उसके ऑडियो लिंगुअल फीचर की तरफ, जिससे कि वो और ज़्यादा परसेप्टिव हो जाता है उसकी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट्स की तरफ एज़ कम्पेयर टू अ लर्नर जो इतना ज़्यादा फ्रेंडली और ओपन नहीं है उस ग्रुप के लिए. Many studies in the learning of second language have also associated traits like ethnocentrism and authoritarianism. Gardner and Lambert suggested that those learners who have strong ethnocentric or authoritarian attitude fail to have integrative outlook towards language learning process. काफ़ी स्टडीज़ ने ये बताया कि कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे कि एथनोसेंट्रिज्म या फिर अथॉरिटेरियनिज्म, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो काफ़ी प्रभावित करते हैं एक लैंग्वेज की लर्निंग जो है. गार्डनर और लैम्बर्ट ने बताया कि जो ऐसे लर्नर्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली इथनोसेंट्रिक हैं या फिर अथॉरिटेरियन हैं वो फेल हो जाते हैं वो इंटीग्रेटिव आउटलुक देने में उस लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को जो देना चाहिए. Some unresolved issues. Several issues have been raised due to researches on the relationship between attitude towards the learning language and its success. Many researchers show that the importance of attitude fades with the age as people become more mature. Other researches done on this show that girls are better at second language acquisition than boys. Many researches are yet to be done on the effect of age and sex on the evaluative reaction toward the second language speaker. कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनका अभी तक कह सकते हैं कि रिज़ल्ट नहीं निकला है. जैसे कि कुछ इश्यूज रेज किए गए थे रिसर्चेस में जो रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स सक्सेस के बारे में थे. मतलब कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग और उसके सक्सेस में बाधा बनते हैं. जैसे कि कुछ रिसर्चेस में शो किया गया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा एटीट्यूड जो है वो बेटर होता है इस तरफ, क्योंकि लोग जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा मेच्योर होते रहते हैं. दूसरी रिसर्चेस में ये बताया गया कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने में. तो काफ़ी रिसर्चेस अभी हुई हैं, काफ़ी रिसर्चेस अभी होनी हैं एज और सेक्स को लेके कि क्या इवैल्यूएटिव रिएक्शन रहता है सेकेंड लैंग्वेज स्पीकर्स की तरफ. ये अभी कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं. इसके बाद हमारा जो लास्ट फैक्टर है सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने का दैट इज़ मोटिवेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट नोट्स में ज़रूर आता है. अब हम जानते हैं व्हाट इज़ मोटिवेशन. Motivation in second language acquisition refers to Gardner's definition of motivation. For him, motivation is seen as referring to the extent to which the individual works or strives to learn the language because of the desire to do so and the satisfaction experienced in this activity.
बच्चों, गार्डनर की एक डेफिनेशन है मोटिवेशन की, जो हम लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में रेफ़र करते हैं। गार्डनर ये कहते हैं कि एक ऐसा एक्सटेंट, एक ऐसी लगन जो इंडिविजुअल को काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर वो डिज़ायर होती है सीखने की, और वो सीख कर उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसी एक्सटेंट को मोटिवेशन कहा जाता है। अ लर्नर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज में वॉन्ट टू लर्न इट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। अब एक लर्नर के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं एक लैंग्वेज सीखने के, लेकिन अगर ये रीजन्स उसको आगे बढ़ने की हिम्मत ना दें और उसको इस मजबूर ना करें एफ़र्ट्स करने पर, जब तक वो उस लैंग्वेज को सीखने में कामयाब ना हो जाए, तब तक उसको हम रियल मोटिवेटेड पर्सन नहीं कहेंगे। ये जो मोटिवेशन है ये अलग अलग प्रकार की होती है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। Gardner and Lambert proceeded with Morer's concept identification, which refers to the child's tendency to follow the parent in the first language development, to explore the meaning and nature of motivation specific to language study. Gardner and Lambert proposed a thesis on the view and tendency of people towards the target language community. They said the people who have tendency to identify themselves with target language group or community would like to cross the language boundaries and resemble the target language group and appreciate their cultural identity. Gardner and Lambert as integrative motivation and contrasted it with instrumental motivation, which refers to utilitarian motives like getting into a particular course or pursuing good career. गार्डनर और लैम्बर्ट ने यहाँ पे दो तरह की मोटिवेशन की बात की है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि एक बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट को फॉलो करता है फर्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसका मीनिंग जानने में और उसके नेचर को समझने में। गार्डनर और लैम्बर्ट ने बोला, उन्होंने एक थीसिस दी और ये बताया कि अगर जो लोग हैं जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो अगर उनका ध्यान जो उस टारगेट कम्युनिटी पे है जिसकी वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर तो वो उनको लाइक करेंगे, उनकी लैंग्वेज उनको पसंद करेंगे, उनकी तरफ उनका पॉजिटिव व्यू होगा, तो वो उस लैंग्वेज जो बैरियर है उसे क्रॉस कर जाएंगे, उन उस टारगेट ग्रुप से रिजेंबल करने लगेंगे और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को अप्रिशिएट करेंगे। गार्डनर और लैम्बर्ट ने इसे इंटीग्रेटिव मोटिवेशन कहा। दूसरा जो टाइप उन्होंने दिया दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि जो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन है वो यूटिलिटेरियन मोटिव्स की वजह से लोगों में होती है। जब उन्हें किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना होता है या किसी एक अच्छे लैंग्वेज में उन्हें करियर बनाना होता है, तो वो उनकी जो मोटिवेशन होती है वो यूटिलिटेरियन होती है। रिव्यू ऑफ रिसर्च ऑन मोटिवेशन। Gardner and Lambert suggested that in learning second languages, integrative motivation proves to be more successful than instrumental motivation. This point, however, is only partially supported by NFFR evaluation of teaching of French. It showed that learner achievement in second language was closely related to attitude towards the learning, but their motivational orientations were neither instrumental nor integrative. गार्डनर और लैम्बर्ट ने ये कहा कि जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में इंटीग्रेटिव मोटिवेशन ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, लेकिन ये जो व्यू था गार्डनर एंड लैम्बर्ट का, ये पार्शली सपोर्टेड था, क्योंकि NFFR इवेलुएशन ऑफ टीचिंग ऑफ फ्रेंच में देखा गया कि जो लैंग्वेज लर्नर्स थे जिन्होंने अचीव किया था सेकेंड लैंग्वेज सीखने को, वो एटीट्यूड से तो उनका काफ़ी लाइक को रिलेशन हो रहा था, बट मोटिवेशनल ओरिएंटेशन उनकी ना इंस्ट्रूमेंटल थी ना इंटीग्रेटिव थी, बट फिर भी वो लैंग्वेज सीख पाए थे। इसके बाद आता है गार्डनर सोशो एजुकेशनल मॉडल। While Gardner identified a number of factors that are involved when learning a second language, it was earlier work by Gardner and Lambert which laid the foundations of the model. गार्डनर ने 1982 में काफ़ी सारे फैक्टर्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए जो इन्वॉल्व होते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने में, बट एक्चुअल जो वर्क था, अर्लियर वर्क जो गार्डनर और लैम्बर्ट का था 1959 में, उसी ने इस मॉडल की फाउंडेशन रखी थी। Gardner attempted to interrelate four features of second language acquisition: the social and cultural milieu, individual learner differences, the setting and context. गार्डनर का जो मॉडल था वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मॉडल है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, जिसमें 4 डिफरेंसेस हैं: इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, मोटिवेशन एंड सिचुएशनल एंग्जाइटी। इसके बाद आती है बात कुछ इंडियन स्टडीज़ की।
Several studies were done in India to point out that the importance of social variables in the acquisition of second language. Indian scholars such as Agnihotri, Khanna, and Mukherjee were concerned about the acquisition of second language of English as a second language in context of Delhi. These scholars worked with adult immigrants who were learning English as second language in the native British context. Their work showed that teachers' evaluation of a learner performance in the second language was largely influenced by the various social factors like learners' exposure towards English, use of English at home, motivational orientation, and zeal to learn the language. सो इंडिया में जो हमारे स्कॉलर्स थे जैसे अग्निहोत्री, खन्ना एंड मुखर्जी, वो काफ़ी कंसर्न थे इंग्लिश को लेके एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और उन्होंने दिल्ली पर इस पर रिसर्च किया कि दिल्ली में जो स्कॉलर्स थे, जो इमिग्रेंट्स थे, जो इंग्लिश सीख रहे थे एज अ सेकेंड लैंग्वेज ब्रिटिश कंटेक्स में, तो उन्होंने देखा कि टीचर्स की जो वैल्यूएशन थी लर्नर की परफॉर्मेंस के बारे में, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी सोशल फैक्टर्स से। जैसे कि लर्नर का क्या एक्सपोजर है इंग्लिश की तरफ, क्या वो घर पे इंग्लिश यूज़ करता है या नहीं, उसकी मोटिवेशनल ओरिएंटेशन क्या है, और क्या उसमें एक सीखने की ललक है कि नहीं। इज़ मोटिवेशन द कॉज और रिजल्ट ऑफ सक्सेस? सो इसके बाद एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि ये जो मोटिवेशन है, क्या ये सक्सेस का कॉज है? क्या इसी की वजह से सक्सेस हो रहा है, या सक्सेस हो रहा है इसलिए मोटिवेटेड है? ये जानने के लिए आगे पढ़ते हैं। Another important question that researchers of second language were confronted with was whether motivation is the cause for success in learning of second language or the success causes motivation. Researchers like Brustol and Herman suggested that in the success within the construction which is responsible for different motivational orientation. Unlike other researchers, Gardner exhibits a different view towards the role of success in causing motivational orientation. According to Gardner, there is no evidence that attitudes and motivations are the ignited only with differential success. ब्रूस्टल और हरमन जो थे, उन्होंने बताया कि सक्सेस जो है विद इन द इंस्ट्रक्शन, वो ही रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट मोटिवेशनल ओरिएंटेशन के लिए। गार्डनर का जो व्यू था वो थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने ये बोला कि सक्सेस की वजह से हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि एटीट्यूड और मोटिवेशन ही हमें सक्सेस तक पहुंचाती हैं। ऐसा कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है कि जहां पता चले कि सक्सेस हमारे मोटिवेशन या एटीट्यूड को इग्नाइट करता है। यहाँ पे हमारे ये फैक्टर्स जो हैं ये कंप्लीट होते हैं। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैंने एक ही वीडियो में क्लब किया है क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैं जल्दी आपसे मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।